हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए, और हाँ एक बात और, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो लोग टेलीग्राम पे से जाकर अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं सीटेट के सारे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें, जिससे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने वो जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं सारे के सारे लगा लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो 130+ आप आराम से क्वेश्चन अपलोड कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। फ़िलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि, और बेटा अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करा करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और शेयर भी ज़रूर करा करें बच्चों को, अपने दोस्तों वगैरह को, ठीक है। फ़िलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या दर्शाता है। बेटा यहाँ पर है आपका मदद, ठीक है। तो कहता है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या दर्शाता है। कहता है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा संज्ञान को सुसाधित साधित करती है, या भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपका, अगर आप सही से अगर वाइगोत्स्की को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है बेटा। तो अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को, ये यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का खुद से बातें करना क्या कहलाता है बेटा, व्यक्तिगत वाक या प्राइवेट स्पीच कहलाता है। तो वही यही है कि अक्सर मदद करता है। ये कथन दर्शाता है कि भाषा जो है संज्ञान को बेटा सुसाधित करती है। भाषा संज्ञान को, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले है विचार बाद में है। ये तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना, सुसाधित करती है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्य को संशोधित करते हैं। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभाव पर बल दिया है। उनके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को क्या करती है बेटा, सुसाधित करती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जेंडर बेटा क्या है ये बताना है। कहता है एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है, ठीक है, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होती है, एक जन्मजात जैविक गुण है, या सामाजिक कण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो बेटा आप लोग ऑप्शन को काटना सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहता है कि जेंडर जो है सामाजिक कण की संस्थाओं को प्रभावित नहीं होता है। बेटा ये तो गलत हो जाएगा। एक जन्मजात गुण है, एक जन्मजात गुण नहीं है बेटा। ये किसने, ये समाज ने ही तो निर्धारित कर रखा है। क्या निर्धारित कर रखा है बेटा, कि लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, लड़कियां मैथ नहीं ले सकती हैं, लड़के ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब समाज की अस्मिता है ना, जन्मजात थोड़ी ना ही गर्भ से होती है ना। तो क्या है, ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा क्या होती है बेटा, आकृति प्राप्त करती है। तो ये बेटा ये सब समाज की ही है, ठीक है। जेंडर वैसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा बेटा। कहता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन कैसा है, बिल्कुल बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका समावेशी से, मैंने कहा कि आपसे कि समावेशी से एक क्वेश्चन बेटा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, जेंडर वाइज से एक ज़रूर देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है, डिसेबिलिटी से ज़रूर मिलेगा देखने को आपको, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए जाइए, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँ कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो ये समावेशी तो है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, तो ये कथन तो आपका सही होना चाहिए ना। तो बिल्कुल जो जो ऑप्शन सही है वो आपका सही होगा। बाकी देखो इसमें गलत है, इसमें भी गलत है, तो ये ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन है, सही हैं और सही हैं, इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। कहता है कि सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। कहता है कि सही है क्योंकि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग भी क्लास ले रहे हैं तो अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कहा था कि बच्चों को श्रेणी में, ग्रुप में तो बांट सकते हैं, श्रेणी में नहीं बांटना है कि क्यों गधा है ना, अच्छे बच्चे इधर वाले ग्रुप में रहेंगे, बुरे बच्चे इस वाले ग्रुप में रहेंगे, गधे इसमें रहेंगे, इस तरीके से, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि
ऑप्शन होगा हमारा कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अधिगम के मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। जो अधिगम का मूल्यांकन है बेटा किस प्रकार से होना चाहिए, कह रहा है संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। बेटा इसमें साफ साफ आप देखते होंगे कि ऑप्शन कट रहे हैं। मैंने बताया था आपको अध्यापक अभिमुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक अभिमुखी होगा तो यहाँ पे अध्यापक क्या करेगा, पक्षपात करेगा। एक मानक नहीं होगा। अगर मानक बना देंगे आप लोग तो मानक से जो नीचे वाले बच्चे हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे, मानक से जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, तो ये दोनों तो बेकार हो जाएंगे। तो केवल सामान्य बच्चों वाले के लिए हो जाएगा, ये भी गलत। मानदंड संबंधित नहीं होना चाहिए बेटा, कैसा होना चाहिए, केवल संदर्भित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, संदर्भित होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। देखो सृजनात्मक सोच को तभी बढ़ावा देगी जब हमारा कोई भी प्रश्न या कोई भी कार्य हमारा कैसा होगा बेटा, अपसारी होगा। कैसा होगा, अपसारी होगा। अपसारी का मतलब मैंने बताया था कि खुला अंत वाला। क्या बताया था मैंने, खुला अंत वाला। ठीक है, यानी कि एक ही पहलू, एक ही चीज़ के क्या होंगे बेटा, कई पहलू होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि कितने और कितने 10 होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक उत्तर है। यदि मैंने आपसे कहा कि बताओ 5 + 5 कितने होते हैं, तो आप कह दोगे 10। ये बनतंत्र वाला प्रश्न है, इसमें सृजनात्मकता का कौशल बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि बड़े बड़े गधे कंठस्थ याद कर लेना। मैंने आपको बताया था कुछ टैग वर्ड, तो कुछ टैग वर्ड में ये भी थे आपके कि कंठस्थ आ जाए, याद आ जाए आपका किसी समस्या के दर्शाने के। अभिसारी, देखो मैंने बताया अभिसारी बनतत्व वाला होता है, ये कट जाएगा। फिर क्या है, प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, ये सब गलत होता है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी का मतलब होता है कुछ नया समाधान खोजने की ज़रूरत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या ज़रूरी है। ठीक है, जो वंचित वर्ग से वाला लगाते हैं उनके लिए समावेशन के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपको बताना है। कहता है कि अन्वय पाठ्यक्रम होना चाहिए, परीक्षा केंद्र शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, उचित समायोजन होना चाहिए, या आगम्य दुर्गम इमारती संरचना होना चाहिए। बेटा वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु उचित समायोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित समायोजन ज़रूरी है। क्यों, उचित समायोजन एक ऐसा विचार है जो समानता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, समानता को, तथा वंचित वर्ग के वयस्कों के समान अधिकार देते हुए उन्हें अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है, और वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को भेदभाव से भी क्या करता है बेटा, रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से डैश के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा है। ठीक है, निम्न में से के नहीं होगा, डैश के, यहाँ पे डैश के होगा, यहाँ पे के होगा, यहाँ पे डैश होगा। निम्न में से डैश के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। कहता है समता, समानता, अलगाव और पक्षपात। ठीक है बेटा, तो 17 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो समता, जो हमारा शब्द समता है ये वाला, ठीक है, समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित होती है। अब पूछोगे कैसे, बेटा समता का सिद्धांत समावेशी शिक्षा का मुख्य गुण है, जहाँ भी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, वही तो समता कहलाता है, और वही हमारा समावेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, समता हो जाएगा। समता शब्द हमारा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें से लिया गया है, उसी के ही हिसाब से हमने ये लगाया। पक्षपात, अलगाव और समानता ये नहीं होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अवदान न्यूनता, अतिसक्रियताशीलता, ठीक है, विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। कहता है उच्च स्तरीय तौर से व्यक्ति व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, या आकुल होना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका और इम्पॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको देखने को। बेटा अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जो जूझ रहे हैं बालक, उनको साधारणतया आकुल होने जैसे कि अभिलक्षण पाए जाते हैं। आकुल का मतलब बता देता हूँ, परेशान न हो। आकुल का अर्थ होता है बेटा जो स्थिर न रहते हुए चंचलता पूर्ण काम करें या चंचल चित्र वाला हो। जैसे कि बच्चे बैठे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, अब ये दो बच्चे तो ब्लैक बोर्ड में से देख के काम उतार रहे हैं, लेकिन ये चंचल वाला का कभी इधर उंगली करेगा, कभी इधर हाथ मारेगा,
कुछ ना कुछ करता रहेगा जी। तो ये आकुल होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, जो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता वाले बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, चंचल बहुत होते हैं आपके, ठीक है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी करते ही रहते हैं, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं, अभी मैंने सृजनात्मकता की आपके बारे में बताया था, ठीक है। तो कहता है वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। नहीं बेटा, सृजनात्मक बालक समय कहाँ लेंगे। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन से पीछे वाला क्वेश्चन बताया, यानी कि 17 क्वेश्चन मैंने बताया था कि वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। देखो कहता है कि वे सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े हुए थोड़ी ना होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, ठीक है। फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। कहता है कि स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा कर देती है, लेकिन अगर आप विद्यार्थी आपकी क्लास में है और आप एक टीचर हैं तो फिर भी आप उनमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, संज्ञानात्मक नम्यता या अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। बेटा सामान्यतः स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों को चुनौती पैदा करती है। फिर स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों के व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को प्रतिधारण करने की सामर्थ्य होती है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों बेटा, ऑटिज्म एक शब्द होता है, एक विकास संबंधी समस्या होती है। कैसी, विकास संबंधी। ऑटिज्म क्या है, सुना होगा आप लोगों ने, क्या, ऑटिज्म, ठीक है। एक क्या होती है ये बेटा, विकास संबंधी समस्या है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल बनाने में परेशानियां आती हैं। डायग्नोसिस के अनुसार या इंटरवेंशन ट्रीटमेंट सर्विसेज की सहायता से स्वालीनता विकार से ग्रसित लोगों को सामाजिक व्यवहार और नए कौशल सीखने में बेटा सहायता मिलती है, जिससे वे अपना जीवन सही तरीके से क्या कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।